हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम ज्योग्राफी के जितने भी प्रश्न थे आपके, जो हमने प्रश्न जो तैयार किए थे आपके लिए, और आपको सभी क्वेश्चन आपके साथ हमने डिस्कस किए हैं ज्योग्राफी के, जो भी हमारे 2011 से लेकर 2022 तक पूछे गए हैं। तो आज जो हमारी स्टार्टिंग होने वाली है वो होने वाली है उत्तर प्रदेश जीके की, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो आज चर्चा हम उत्तर प्रदेश की जीके की बात करेंगे। वही प्रश्न जो 2011 से लेके 2022 के मध्य पूछे गए हैं। सभी को आपको पता है कि 2011 से लेके 2022 के मध्य की हम सीरीज स्टार्ट करे हैं। कंप्लीट कर लिया हमने ज्योग्राफी को। अब हम बात करेंगे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जीके की। तो उत्तर प्रदेश की जीके को जल्द से जल्द हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। तो आज है हमारी उत्तर प्रदेश की किसान, इसके बाद हम पढ़ेंगे एनवायरमेंट की, फिर हम पढ़ेंगे हिस्ट्री की, साइंस की भी क्लास कुछ इसी प्रकार से पढ़ेंगे। और जल्द से जल्द उम्मीद है कि आप लोगों के सामने मैं सभी सीरीज जो है ना वो प्रस्तुत कर दूं यहाँ से। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चनों की बौछार शुरू करते हैं यहाँ से। और आज के क्वेश्चन है आपके, पहला प्रश्न हमारा यहाँ से बनता है। तो देखिएगा, पहला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या प्रश्न है कि ठुमरी के संदर्भ में, किसके संदर्भ में बात कर रहा है? ठुमरी। ठुमरी के संदर्भ में कौन से कथन सही है या सही है बताना है आपको। ठुमरी की उत्पत्ति जो है वो उत्तर प्रदेश में हुई है। दूसरा है कि ठुमरी सुगम व आकर्षण है। नीचे दिए के कूटों में सही उत्तर चुनिए और बताइएगा कौन सा सही है। केवल एक सही है, केवल दो, एक व दो, दोनों सही है, ना तो पहला ना ही दूसरा। आपको उम्मीद है कि ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते ऑप्शन जो है वो पूरी तरह से रट चुके होंगे, यानी कि पूरी तरह से आपको पता है कि ऑप्शन तो हम पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, या ए व बी सही है, ए सही की व्याख्या करता है नहीं करता है, ए सही है बी गलत है, ऐसे भी हमारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिएगा, ठुमरी की अगर बात करेंगे, ठुमरी की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में प्रचलित है। कहां पर प्रचलित है? तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में प्रचलित है। और खासकर ये प्रचलित है आपके लखनऊ और बनारस में। लखनऊ और बनारस में प्रचलित है आपका ठुमरी। और उसके बाद अगर बात करेंगे तो लखनऊ और बनारस क्या है? तो लखनऊ बनारस के क्षेत्रों में तो प्रसिद्ध है, लेकिन लखनऊ जो बनारस है आपके, वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो वो आपके आते हैं, ठीक है, घराने हम इन्हें कहेंगे। तो लखनऊ और बनारस घराने से संबंधित है आपका ठुमरी। और अगर कहेंगे तो तीन घरानों से संबंधित है, पंजाब में पटियाला के घराने से भी संबंधित है। अब प्रश्न अगर यहीं पर बनता है कि ठुमरी जो है वो किन किन घरानों से संबंधित है, तो आपके लखनऊ वाराणसी पटियाला घराने से क्या है? संबंधित है पूरी तरह से आपका क्या? ठुमरी। ठीक है, तो ठुमरी जो है उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में है और तीन घरानों से संबंधित है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, ठुमरू की रानी किसे कहते हैं? ठुमरी की रानी किसे कहते हैं? देखिएगा, ठुमरी की रानी जो है उसे हम कहते हैं गिरिजा देवी को। गिरिजा देवी को ठुमरी की रानी कहा जाता है। इनका जन्म जो हुआ था वाराणसी में हुआ था। और ये भी आपके पूछा गया था एक बार कि गिरिजा देवी जो कि ठुमरी की रानी कहते हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था। आपको आगे प्रश्न भी देखने को मिलेगा, और आपको प्रश्न देखने को मिलेगा तो आपको इससे एक बात तो पता चलेगी कि जो भी हमारा डिटेल सोल्यूशन है उससे कई सारे क्वेश्चन आपके बनते भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन क्या बनेगा अभी हम सब पे बात करेंगे। ठुमरी की रानी है गिरिजा देवी, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म आपके वाराणसी में हुआ था। ठीक है, और ठुमरी जो है इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं भारतीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय संगीत का गीत भी कहते हैं ठुमरी को। का गीत भी कहते हैं किसको? ठुमरी को। ठीक है, तो ठुमरी जो है वो आपके कहाँ पर संबंधित है? ठुमरी जो है आपकी रोमांटिक शैली भी है, सुगम भी है, आकर्षण भी है, और बोले तो कामुक शैली भी है आपकी ठुमरी। और इसकी जो बेस्ट जो करने वाली है उनको गिरजा देवी के नाम से जानते हैं। इनका जन्म आपके वाराणसी में हुआ था। और इन्हें ठुमरी को भारतीय संगीत, शास्त्रीय संगीत का गीत भी कहते हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय संगीत की बात करेंगे तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय संगीत है। तो पहला भी ठीक है हमारा और दूसरा भी ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑप्शन आपका एक व दो दोनों ठीक है।
ठीक है। अब प्रश्न अगर बन सकता है कि ठुमरी के संदर्भ में बताइएगा कौन कौन से कथन सही है, तो ठुमरी के संदर्भ में जो कथन सही है तो उसमें पूछ सकता है कि ठुमरी उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग यानी कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ व बनारस में उसकी उत्पत्ति हुई थी, तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। उत्तर प्रदेश ठुमरी जो है वो आपकी रोमांटिक, कामुक, आकर्षण, सुगम शैली है, इस प्रकार से भी प्रश्न बनते हैं। ठुमरी की जो बेस्ट एक्टर हैं उन्हें गिरजा देवी कहते हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था। तो अगली बार यही प्रश्न आपका बनने वाला है और उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर जो हमारा प्रश्न पत्र 2023 में जो बनेगा उसमें यही प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। तो उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था, 2016 में हुआ था, 2017 में, 2018, 2019। अगर किसान समृद्धि की बात करेंगे तो किसान समृद्धि की बात करेंगे तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं, इसके जो अध्यक्ष होंगे किसान समृद्धि योजना के या आयोग के, राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। कौन होंगे, राज्य के मुख्यमंत्री। ठीक है, इसके जो आपके अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे, प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं किसान समृद्धि योजना यानी कि आयोग के। और इसकी स्थापना की बात करेंगे तो कब हुई, यही हमसे पूछा गया है। तो इसकी स्थापना हुई थी 2017 में। कब स्थापना हुई थी, 2017 में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो किसान समृद्धि आयोग के जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होगा आपका, तो अध्यक्ष होंगे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री। ओके, तो राज्य के मुख्यमंत्री यहाँ पर अध्यक्ष होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, बताइएगा किस अनुच्छेद के तहत राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है और किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो देखिएगा, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्य का राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल बात करेंगे तो क्या होगा आपके, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा। ध्यान से समझिएगा, अगर हम आर्टिकल नंबर 153 की बात करें भारतीय संविधान के अंतर्गत, अगर 153 की बात करें तो इसमें कहा जा सकता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। और 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत ये भी बोला गया था कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल का भी कार्यभार संभाल सकता है। तो आर्टिकल नंबर 153 में कहा गया है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन अगर बात करें आर्टिकल नंबर 155, तो कह सकते हैं राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करेंगे। तो अगर प्रश्न बनता है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के पद का सृजन किया गया है, तो अनुच्छेद 153 के अंतर्गत राज्यपाल के पद का सृजन किया गया है। और इसी बेस पर अगर पूछते हैं कि अनुच्छेद 155 जो आता है यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं आर्टिकल नंबर 155 के तहत। अब राज्यपाल किसकी नियुक्ति करेगा, तो राज्यपाल जो होगा वो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। तो राज्य के मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है वो किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो वो आपके अनुच्छेद लगता है 164। तो 164 अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, यानी कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेंगे। ठीक है, स्पष्ट है आपको। आप देखिएगा कि अब ओवरऑल अगर बात करें राष्ट्रपति किस आर्टिकल में होगा, तो अगर बात करेंगे भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 52, भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कौन सा अनुच्छेद बताता है, तो अनुच्छेद नंबर आपका पहला यानी कि 52 बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वही राष्ट्रपति 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति करेगा।
और राज्यपाल का पद 153 में है, राष्ट्रपति का पद 152 में है। वही राज्यपाल 164 अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ठीक है, तो 164 आपको पूरी तरह से स्पष्ट है। उम्मीद है कि 52 भी आपको स्पष्ट है, और 153 और 155 आपने एक अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट पढ़ लिया है। तो जो किसान समृद्धि आयोग जो है उसको कब स्थापित किया गया था? उसको स्थापित किया गया था उत्तर प्रदेश में 2017 में स्थापित किया गया था। ठीक है, कोई डाउट अगर आपका हो तो आप बताइएगा। कोई डाउट हो आपके अकॉर्डिंग, किसी परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो आप इसको बताइएगा। फिलहाल मुझे लगता है कि आपको पूरे अच्छे तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है? अब आपको पता है कि भारत में उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचाई जो होती है वो किससे होती है? आपकी नलकूपों से। तो नलकूपों से सबसे अधिक सिंचाई होती है। नलकूपों के बाद अगर बात करेंगे तो नहरों से सिंचाई होती है, और नहरों के बाद बात करेंगे तो पहले कुओं से होती थी, लेकिन अब तो कुओं से नहीं होती। और अगर दक्षिण भारत की ओर हम चले जाएंगे तो दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई जो होती है वो आपके तालाबों से होती है। तो दक्षिण भारत में लगभग में 6% जो सिंचाई होती है वो किससे होती है? तालाबों से होती है। अब अगर नलकूपों से बात करेंगे तो अप्रॉक्स 66 से 67% जो सिंचाई होती है वो किससे होती है? आपकी नलकूपों से होती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बाद अगर नहरों की बात करेंगे तो लगभग में 28 से 30% जो सिंचाई होती है वो किससे होती है? आपकी, ठीक है, नहरों से होती है। तो देख लीजिएगा, अप्रॉक्स में अगर बात करेंगे तो 3 से 4% जो सिंचाई होती है वो कुएं से होती है, लेकिन अब जो कुएं हैं ना वो बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया कि संचित क्षेत्र में नहरों की सिंचाई का प्रतिशत कितना है? मैंने आपको बताया 28 से 30। जब ये प्रश्न पूछा गया था तो इसका आयोग ने जो आंसर माना था वो कितना माना था? आपका 30% आंसर इसका राइट आंसर माना था। कितना? 30% ही ठीक आंसर था एकदम। ओके, अगर प्रादीपीय भारत में बात करेंगे कि प्रादीपीय भारत में सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है वो कहाँ पर होती है? तो प्रादीपीय भारत में जो सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है हमारी वो कहाँ पर होती है? तो प्रादीपीय भारत को देखिएगा, ठीक है, तालाबों से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। ठीक है, प्रादीपीय भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होती है? तो तालाबों से होती है। ठीक है, तो तालाबों से जो सिंचाई होती है वो कितने प्रतिशत होती है? 6% होती है। अगर इसी प्रश्न को हम भारत के अंतर्गत पूछते हैं कि भारत में प्रादीपीय सिंचाई किससे सबसे ज्यादा होती है? नहरों से होती है, नलकूपों से होती है, या आपके तालाबों से होती है? तो सबसे ज्यादा सिंचाई जो प्रादीपीय भारत में होती है वो आपके कहाँ पर होती है? ठीक है, 6% होती है। सिंचाई की सबसे बड़ी परियोजना है जिसे हम कहते हैं जायकवाड़ी परियोजना। जायकवाड़ी परियोजना सिंचाई के लिए सबसे बड़ी परियोजना है, और ये आपके गोदावरी नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? आपके गोदावरी। ठीक है, आपकी गोदावरी नदी पर स्थित है। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना आपके महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। गोदावरी नदी का उद्गम जो है वो आपके त्रंबकेश्वर यानी कि ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से भी होता है। मासिक यानी कि नासिक महाराष्ट्र में होता है, मासिक नहीं, नासिक महाराष्ट्र से होता है। त्रंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है आपकी कौन सी नदी? गोदावरी नदी। ठीक है, तो इस तरह हमने इसको कंप्लीट किया। ये तीसरा प्रश्न था हमारा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सब प्रीवियस ईयर है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रीवियस ईयर ना हो। निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर जो है सबसे कम है? आप देखिएगा, बुलंदशहर है, श्रावस्ती है, कुशीनगर है, या उन्नाव है। तो कौन सा ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जिसमें साक्षरता रेट जो है वो सबसे कम है? अगर साक्षरता की बात करेंगे तो देखिएगा, साक्षरता जो है वो 7 वर्ष से अधिक के व्यक्ति को मापी जाती है। 7 से अधिक, 7 से अधिक आयु जिनकी होती है, 7 से अधिक आयु पर साक्षरता को मापन किया था। ठीक है, तो 7 से सबसे अधिक आयु पर साक्षरता का मापन किया जाता है। कहते नहीं, प्राइमरी स्कूल में जब हम एडमिशन कराने बच्चे का जाते हैं तो वहां साहब उसको क्या करते हैं, भाई जो बच्चा ऐसे कान पकड़ लेता है भाई पढ़ने के योग्य है, तो हमारा कान पकड़ के दिखाई देता है कि भाई मार्क्स साहब चेक करते हैं कि जो बच्चा ऐसे कान पकड़ लेता है उसी का एडमिशन करेंगे, जो ऐसे नहीं कान पकड़ पाता है उसका एडमिशन नहीं करेंगे। ठीक है,
तो इसी प्रकार से साक्षरता जो होती है वो 7 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका है, 7 वर्ष से अधिक की आयु पर साक्षरता रेट को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो 7 वर्ष से अधिक आयु पर साक्षरता को कंट्रोल किया जाता है। अगर यहीं पर अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता है, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो कितनी है, तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर आपके 67.68% है, जिसमें अलग अलग होती है। अगर बात करें पुरुष की साक्षरता कितनी है और महिलाओं की साक्षरता कितनी है, तो उत्तर प्रदेश की अगर ओवरऑल साक्षरता की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की जो ओवरऑल जो साक्षरता है वो कितनी है आपकी, तो ओवरऑल आपकी 67.68% है, जिसमें से अगर पुरुष साक्षरता की बात करेंगे तो आपके 77.28 है, ये आपकी पुरुष साक्षरता है। और यहीं पर अगर महिला साक्षरता की बात करेंगे तो 57.18 है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि पुरुष साक्षरता आपके 77.28% है और महिला साक्षरता की बात करेंगे 70 यानी कि 57.18 है। अब ओवरऑल तो हमने देख लिया कि उत्तर प्रदेश का जो ओवरऑल साक्षरता रेट है, तो उत्तर प्रदेश का ओवरऑल जो साक्षरता रेट है वो आपका कितना है, तो वो आपका 67.68 है। ओवरऑल साक्षरता रेट आपका इतना है उत्तर प्रदेश में। अब साक्षरता की बात ये बनती है कि सबसे अधिक साक्षरता कहाँ पर है। एक प्रश्न हमारा सबसे कम वाला पूछा गया है, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो साक्षरता है वो कहाँ पर है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो साक्षरता है वो आपके गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में सबसे अधिक साक्षरता है। और साक्षरता की प्रतिशत की बात करेंगे तो देखिएगा ओवरऑल आपके 100 में से 80 लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का साक्षरता रेट है। सबसे कम साक्षरता रेट आपके कहाँ पर है, श्रावस्ती में है, और कितना है, लगभग में आपका 46% है साक्षरता रेट। किसका, आपका श्रावस्ती का। अब गौतम बुद्ध देखिएगा, भगवान गौतम बुद्ध का नाम आप लोग सुने होंगे, तो भगवान गौतम बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए थे, सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए थे वो कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। तब भी हमारे श्रावस्ती की जो साक्षरता है वो क्या है, कम है। ठीक है, तो श्रावस्ती की जो सीमा लगती है वो आपके नेपाल से भी लगती है। श्रावस्ती की जो सीमा है वो आपके नेपाल से भी लगती है। तो अगर नेपाल, प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि नेपाल से स्पर्श उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता रेट सबसे कम है या साक्षरता दर सबसे कम है, तो उसका भी आंसर क्या होगा, श्रावस्ती में। श्रावस्ती में जब पुरुषों की साक्षरता को लेते हैं, जब महिलाओं की साक्षरता को लेते हैं, आपके कंप्लीटली श्रावस्ती में उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता है। सबसे अधिक आपकी कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर। और गौतम बुद्ध नगर को हम नोएडा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो नोएडा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। तो ये आपके श्रावस्ती में हो गई आपकी सबसे कम साक्षरता। अगर मैं बात करूं कि भारत में सबसे अधिक साक्षरता किस राज्य में है, तो केरल में है। लेकिन अगर पूछा जाए कि कौन सा जिला सबसे अधिक साक्षर है, सबसे अधिक भारत का कौन सा जिला सबसे अधिक साक्षर है, तो हम कह सकते हैं तिरछेप। तिरछेप जिला जो है वो आपका भारत में सबसे अधिक साक्षर जिला है। ये कहाँ पर है, आपके मिजोरम में है। ठीक है, कहाँ पर है, आपके मिजोरम में है। तो सिरसिप जो जिला है वो सबसे अधिक साक्षर जिला है और कहाँ पर है, आपके मिजोरम में है। ठीक है, इसको याद रखिए, कहाँ पर है, आपके मिजोरम में है। ठीक है, तो इस तरह हमारा आंसर क्या होगा। ठीक है, भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए, श्रावस्ती में दिए थे। और उनने जो पहला उपदेश दिया था वो कहाँ पर दिया था, वो आपके सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, जिससे कई सारे लोगों की जिंदगी में चेंजेस आ गए, इसीलिए उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। और सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं, तो ये भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है कि श्रावस्ती को उन्होंने क्या करा, शिक्षित किया। तब भी ओवरऑल श्रावस्ती में रेट जो है फिर भी क्या है, साक्षरता रेट आज भी कम है, क्योंकि आज के लोग वहां के पढ़े लिखे ज्यादा से ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो श्रावस्ती आपका कंप्लीट यहाँ से। कह रहा तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश तथा रोजगार के अवसर के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का पहला आंकड़ा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। तो उत्तर प्रदेश सरकार का पहला आंकड़ा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, ये देखिएगा कितना अच्छा बॉन्ड उन्होंने बनाया है क्वेश्चन का, कि भाई कहाँ स्थापित किया गया, गौतम बुद्ध नगर में, ग्रेटर नोएडा में, या गाजियाबाद में, या गाजीपुर में।
आपको पता होगा गाजीपुर में एक आपके वायसराय की समाधि है। किस वायसराय की समाधि है? तो आप बता सकते हो लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिन्हें हम सिविल सेवा का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? सिविल सर्विस ऑफ फादर कहते हैं। तो सिविल सर्विस ऑफ फादर कहते हैं जिन्हें सिविल सेवा का जनक कहते हैं। इन्हें सिविल सेवा का जनक कहते हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहते हैं। इनकी जो समाधि है वो कहाँ पर है? वो आपके गाजीपुर में है। क्या है? वहां पर समाधि है जो जो गाजीपुर में है। और सिविल सर्विस डे हम बनाते हैं 21 अप्रैल को। अभी लास्ट ईयर आपके उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है कि सिविल सर्विस डे कब बनाते हैं? तो 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे बनाते हैं। और जो लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो समाधि है वो आपके गाजीपुर में है। ठीक है। अगर बात करेंगे तो देखिएगा गौतम बुद्ध नगर भी है और ग्रेटर नोएडा भी है। अब एक प्रश्न आपका है कि तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसर के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र कहाँ स्थापित करेगी? कहाँ स्थापित करेगी? तो कहाँ स्थापित करेगी? अब ये क्वेश्चन जब भी आया होगा तो गौतम बुद्ध नगर या ग्रेटर नोएडा में से इंसान ने एक ही आंसर लगाया होगा, लेकिन इसका राइट आंसर आयोग के द्वारा दिया गया था ग्रेटर नोएडा में। कहां पर दिया गया था? नोएडा में। ठीक है। तो नोएडा को हम बोल भी सकते हैं, क्या बोलते हैं? न्यू ओखला, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध नेशनल पार्क है जिसे हम कहते हैं पक्षी अभ्यारण्य, जिसे हम कहते हैं ओखला पक्षी अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य में से एक है जिसे हम कहते हैं ओखला पक्षी अभ्यारण्य। कहां पर है? आपके ग्रेटर नोएडा में है। ठीक है। तो आपको याद रखिएगा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी नोएडा की फुल फॉर्म है। ओखला पक्षी अभ्यारण्य आपके यहीं पर है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि नवाब सिजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा। तो जो बेगम थी उनका नाम था बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? आजमगढ़, लखनऊ, प्रयागराज या आपका फैजाबाद। तो किस स्थान पर स्थित है ये बताइएगा। ठीक है। तो नवाब सिराजुद्दौला की बात करेंगे तो नवाब सिराजुद्दौला ने कितने सारे युद्धों में भाग लिया था? चलिए देखते हैं। तो नवाब सिराजुद्दौला की बात करें, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला की अगर यहां से हम बात करते हैं तो देखिएगा सिराजुद्दौला ने पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई और बक्सर के युद्ध में भाग लिया था। बक्सर की लड़ाई में भाग लिया था। तो दो लड़ाई में सिराजुद्दौला ने भाग लिया था। ठीक है। इनको याद रखिएगा। पहली लड़ाई जो हुई थी वो हुई थी 14 जनवरी 1761 को, और जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो हुई थी 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है। 22 अक्टूबर 1764 को लड़ाई हुई थी। और पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी वो 14 जनवरी 1761 को हुई थी। इन दोनों में नवाब सिराजुद्दौला ने क्या लिया था? ठीक है। इन्हें बोलते थे अवध का नवाब। क्या बोलते थे? अवध का नवाब बोलते थे। तो अवध की जो नवाब थे सिराजुद्दौला, इन्होंने दोनों लड़ाइयों में क्या लिया था? हिस्सा लिया था। और इस लड़ाई में इन्होंने जो साथ दिया था वो दिया था अहमद शाह अब्दाली का। तो मराठा व अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़ाई थी और इसमें अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था सिराजुद्दौला ने। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि सिराजुद्दौला ने कौन पानीपत के तृतीय युद्ध में किसका शासक? तो अहमद शाह अब्दाली यानी कि अफगान शासकों का साथ दिया था। बक्सर की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला में जो अंग्रेजी सेना का जो सेनापति था उसे कहते हैं हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो था। और यहां पर आपके बंगाल के नवाब
अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ये 3 व्यक्ति यहाँ पर शामिल हुए थे। जीता कौन? तो इन 3 व्यक्ति की अगर हम बात करेंगे तो अंग्रेजी सेना यहाँ पर जीत गई। कौन जीत गई? अंग्रेजी सेना। तो 2 युद्धों में नवाब शुजाउद्दौला का जो स्थान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, नवाब शुजाउद्दौला का जो स्थान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन्हें बोलते थे अवध का नवाब बोलते थे इनको। तो इनकी जो बेगम का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? आपके फैजाबाद में है। फैजाबाद को हम कह सकते हैं अयोध्या। क्या कह सकते हैं इसको हम? तो इसको हम अयोध्या के नाम से भी जानते हैं, इसे हम अयोध्या कहते हैं। ठीक है, अवध की बात करेंगे, लखनऊ की बात करेंगे तो लखनऊ को पहले बोलते थे हम अवध और अब हम बोलते हैं इसको लखनऊ। तो भाई अगर प्रश्न को बनाया जाए कि लखनऊ की स्थापना किसने की या अवध की स्थापना किसने की, तो दोनों अगर प्रश्न है तो दोनों प्रश्न जो हैं वो अलग अलग सेक्टर पे बैठते हैं। तो दोनों प्रश्नों का अलग अलग सेक्टर है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग बातें हैं इनकी। तो लखनऊ को प्राचीन नाम से अवध कहते थे। जब ये नाम अवध था तो इसकी स्थापना शहादत खान ने की थी। किसने की थी स्थापना? शहादत खान ने। लेकिन जब ये लखनऊ बना तो इसकी स्थापना आसफ-उद-दौला ने की थी। आसफ-उद-दौला ने इसकी स्थापना की थी। जब ये कौन बना? जब ये बना आपका लखनऊ। लखनऊ जब ये बना था तो इसकी स्थापना आसफ-उद-दौला ने की थी। राइट, तो इसकी स्थापना किसने की थी? आसफ-उद-दौला ने इसकी स्थापना की थी। ओके, तो इस तरह जो इनकी बेगम थी बहू बेगम, नाम तो बड़ा सही था इनका, बहू बेगम। तो बहू बेगम का मकबरा जो है वो आपके फैजाबाद या कह सकते हैं अयोध्या में क्या है आपके स्थित है। ठीक है, अयोध्या फैजाबाद में स्थित है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। तो भाई सही सुमेलित कौन सा नहीं है ये देखिएगा, बताइएगा क्या होगा आंसर। ऐसे प्रश्न तो सबसे ज्यादा आपके पेपर में पूछे जाते हैं, इन प्रश्नों का कोई तोड़ नहीं है। इसके लिए मैं आपके लिए ज्योग्राफी के 100+ प्रश्न लेके आता हूं, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार के हैं। ठीक है, और आपके सामने जल्दी ज्योग्राफी के हम 9 पढ़ चुके हैं पार्ट को, और जितने भी प्रश्न आपके लॉक में आपको मैंने 200+ प्रश्न उसमें कराए हैं, 200 के समथिंग आपको प्रश्न मैंने कराए हैं। और इसी प्रकार उत्तर प्रदेश को कंप्लीट करेंगे। फिर उत्तर प्रदेश में इस टाइप के जो प्रश्न है, क्योंकि आपके आरओ के एग्जाम में कम से कम इस टाइप के 10 से 12 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो उन प्रश्नों को बिल्कुल खत्म करना है। ज्योग्राफी से 3 से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो अगर 100 प्रश्नों में ही हमें मिलेंगे 3 से 4 प्रश्न। ठीक है, आपके सरसों की बात करेंगे तो ठीक है, आपका आगरा में है सरसों। आलू की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में होता है, फर्रुखाबाद में होता है। मक्का की बात करेंगे तो मक्का आपके वाराणसी में नहीं होता, कहां पर होता है? आपके बहराइच में होता है। मक्का कहां पर होगा? तो मक्का बहराइच में। तिल आपका हमीरपुर में। सुमेलित नहीं है पूछा है, तो सुमेलित भाई मेरे कौन सा नहीं है? तो सुमेलित आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, वाराणसी ना होकर क्या होगा आपका? ठीक है, बहराइच होगा। ठीक है, वाराणसी ना होकर क्या होगा आपका? बहराइच होगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहे हैं सूची ए के साथ सूची बी को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो सूची ए के साथ सूची बी को सुमेलित करना है। बस ये तो प्रश्न आपके एकदम भंडार हैं, इनका भंडार कभी समाप्त नहीं होने वाला। ये तो प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। अगर आप इसमें से एक भी प्रश्न का आंसर जानते हैं तो एक प्रश्न आप जस्ट ए सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा, पीतल का सामान सभी को पता है, पीतल नगरी मुरादाबाद को बोलते हैं। देखिएगा, मुझे थर्ड ही पता है तो मैं कह सकता हूं पहले का थर्ड होगा। तो पहले का जब थर्ड होगा तो ना तो ए होगा, ना तो ए होगा, ना तो आपका ए होगा। हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब अगर हमें नहीं भी पता ना, देखिएगा खेल का सामान अगर बात करेंगे तो कहां मिलेगा? खेल का सामान मिलेगा आपका मेरठ में। माचिस कहां मिलेगी? माचिस आपको बरेली में मिलेगी। और लकड़ी की नक्काशी कहां पर मिलेगी? तो ये आपके सहारनपुर में मिलेगी। तो देखिएगा, हमने ये कंप्लीट कर लिया। एक ही अगर इसमें पता है ना, फिर भी आप एग्जामिनर ये चाहता है कि भाई 4 मैं क्वेश्चन पूछूंगा लेकिन नंबर आपको एक ही क्वेश्चन का दूंगा। एग्जामिनर ये चाह रहा है कि भाई मैं गेंद फेंक रहा हूं, आप बैट्समैन हो, आप गेंद को किस साइड मारेंगे जिससे आपको कैच नहीं, आपको दबा के मारनी है, आपको उठा के मारनी है, ये तो आपके ऊपर ही निर्भर करेगा कि भाई ये जो गेंद है ना ये हमारी किस प्रकार से मारेंगे जिससे हमारा एक अच्छा पैटर्न बने और हमारी टीम क्या हो, जीत जाए। उसी प्रकार एग्जाम तो गेंद फेंक रहा है एग्जामिनर,
लेकिन आपको उसको सॉल्व करना है कि किस प्रकार से करेंगे। आप अच्छा मारेंगे, दबा के मारेंगे, उठा के मारेंगे। हर गेंद को उठा के नहीं मारा जाता है, ये सभी को पता है कि हर गेंद को अगर उठा के मारेंगे तो कहीं ना कहीं हम कैच आउट हो जाएंगे। तो हर गेंद पे तुक्का नहीं लगाते हैं, हर गेंद को नहीं पता, हर गेंद दबा के मारते हैं। जिन क्वेश्चनों को हमें अच्छे से आता है उन पे तुक्का लगाते हैं, ठीक है। तो ये दबा के मारने वाला क्वेश्चन है, ना कि उठा के मारने वाला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इफ्को, क्या बात है इफ्को की। इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में इफ्को का कारखाना कहां पर है। अब देखिएगा उत्तर प्रदेश में इफ्को का कारखाना कहां पर है, ये बताइएगा आप, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में बात करेंगे तो इफ्को की अगर बात करेंगे तो इफ्को के उत्तर प्रदेश के बाद भी कई कारखाने हैं, जैसे कालोन में एक कारखाना है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, आपके कहां पर है, गुजरात में। तो कालोन गुजरात में है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो कांडला में भी है आपके, कांडला गुजरात में है। उसके बाद देखिएगा पारादीप, ये आपके उड़ीसा में। ये सब किसके कारखाने हैं, तो ये सब आपके जो कारखाने हैं वो किसके हैं, ये सब कारखाने आपके इफ्को के, ठीक है। ये सब कारखाने इफ्को के हैं। उत्तर प्रदेश में बात करेंगे तो फूलपुर, फूलपुर है तो उत्तर प्रदेश में, लेकिन कहां पर है आपके, प्रयागराज, और प्रयागराज भी उत्तर प्रदेश का पार्ट है। और एक आपका आंवला में है, जो आपका आंसर है, ठीक है। कहां पर है आपके, उत्तर प्रदेश में आंवला में है, और आपके कहां पर है, बरेली में है, बरेली बदायूं में है, ठीक है, बरेली बदायूं में, ओके। तो बरेली बदायूं रोड पर पड़ता है आपके। और अगर बात करेंगे तो देखिएगा 5 है, तो ये भी प्रश्न पूछा सकता है। अगर उत्तर प्रदेश के क्वेश्चनों को हटाकर ये भी प्रश्न पूछा जाता है भाई कहां पर नहीं है, तो कहां पर नहीं है, ये तो आपको मैंने बता दी 5 है। तो उत्तर प्रदेश में आपके कहां पर है, ठीक है, आंवला में है। उत्तर प्रदेश में कहां पर है आपके, आंवला में है, ठीक है, ओके। उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं, तो उत्तर प्रदेश के मुख्य जो लोकगीत हैं वो कौन से हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में कई सारे लोकगीत हैं आपके। बिरहा अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का है चैती डोला, एक ऑप्शन हमको मिल गया, तो बाकी हम सही कर सकते, ठीक है। ये भी प्रश्न आपके आएंगे, मैंने एक इस पे आपको वीडियो भी बनाया है जो कि हमारे लोकगीतों पर है, ठीक है। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में की गई है, तो बताइएगा किस जनपद में की गई है आपकी स्थापना, ठीक है। तो स्थापना की बात अगर करेंगे किस जनपद में की गई है, ठीक है, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या या अमेठी। इसकी अगर बात करेंगे क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना किस जनपद में की गई है, कहां पर की गई है आपके, वाराणसी में की गई है। वाराणसी में किस शहर में की गई है, तो वाराणसी का एक बेहद प्रसिद्ध शहर है जिसे कहते हैं बड़ा लालपुर। कहां पर की गई है, बड़ा लालपुर में की गई है, ठीक है, बड़ा लालपुर में इसकी स्थापना की गई है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है, तो लेदर टेक्नोलॉजी जो पार्क है वो कहाँ स्थित है आपके, कानपुर में। इसे उत्तर भारत का मानचेस्टर कहते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं किसे, कानपुर को। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो आपके कहां पर है, कानपुर में है। कहां पर है आपके, कानपुर में है, ठीक है। कहां पर है आपके, कानपुर में। इसका आंसर उन्नाव भी हो सकता है आपका, ठीक है, इसका आंसर उन्नाव भी हो सकता है। इसको आप एक बार देख लीजिएगा कि इसका आंसर यहाँ पे क्या माना है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो इसका आंसर उन्नाव भी हो सकता है। 232 एकड़ भूमि में फैला हुआ है आपका, लेकिन आयोग ने इसका आंसर जो था वो आपके कहाँ माना है, कानपुर माना है। इसका आंसर उन्नाव भी हो सकता है आपके, ठीक है। तो आयोग के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे उत्तर भारत का मानचेस्टर कहते हैं। अगर बात करेंगे दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं, दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं, तो दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहते हैं कोयम्बटूर को, ठीक है। और कोयम्बटूर जो है वो आपके तमिलनाडु में है, कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है तमिलनाडु का कोयम्बटूर। यहीं पर आपके गन्ना प्रजनन अनुसंधान केंद्र भी है आपके कहाँ पर,
गन्ना प्रजनन अनुसंधान केंद्र भी आपके कहाँ पर है, कोयम्बटूर में ही आपके गन्ना प्रजनन अनुसंधान केंद्र भी है। सूची ए को सूची बी से सुमेलित करना है, और इन क्वेश्चनों की तो कोई बराबरी कर ही नहीं सकता, ये मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। मुझे पता है कि भाई सूची ए को सूची बी से सुमेलित करना है, तो भाई सुमेलित कर दिए। लो भाई, ताले कहाँ पर, अलीगढ़ में। जरूरी नहीं है कि पहली क्वेश्चन से करो, जरूरी नहीं है कि आप पहली क्वेश्चन से करो। मुझे पता है कि भाई ताले मिलेंगे अलीगढ़ में, और आपके गोटे का जो कार्य है वो कहाँ पे मिलेगा, ठीक है, सही सुमेलित करना है। गोटे का जो कार्य है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, लखनऊ में मिलेगा, वाराणसी में मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। पीतल की मूर्तियां कहाँ पे मिलेगी, बेते तथा छाड़ियां कहाँ पर मिलेंगी, वाराणसी में मिलेंगी। ये प्रश्न होगा कि कौन सा सुमेलित नहीं है। सूची ए को सूची बी से सुमेलित तो करना है, लेकिन इसमें ये लिखा होगा कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सही कर लीजिएगा। आपका बी जो है ना, पीतल की मूर्ति है। पीतल नगरी तो हम मुरादाबाद को कहते हैं, लेकिन पीतल की मूर्तियां मथुरा में ना होकर कहाँ मिलेंगी आपको, मोहबा में मिलेंगी। कहाँ पर मिलेंगी आपको, मोहबा में मिलेंगी, ठीक है। कहाँ पर मिलेंगी आपको, मोहबा में मिलेंगी, ठीक है। इतने सारे प्रश्न आते हैं पेपर में कि इनका कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। अब सूची ए को सूची बी से सुमेलित करना है, तो आप बताइएगा कौन सा करेंगे हम, ठीक है। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है, देवी पाटल का मेला कहाँ लगता है, कामपील का मेला कहाँ लगता है, दादरी का मेला कहाँ लगता है। दादरी के मेले की अगर बात करेंगे इसमें, तो दादरी का मेला तो बलिया में लगता है। मान लीजिएगा दादरी का मेला कहाँ लगेगा, बलिया में लगेगा। तो फोर्थ का फोर्थ वाला देखिएगा, और फोर्थ का फोर्थ वाला अगर देखेंगे तो ए ऑप्शन कट और ए ऑप्शन कट, या तो ए होगा या तो सी होगा। बटेश्वर का मेला देखिएगा, बहुत ही फेमस मेला है, कहाँ लगता है, आगरा में लगता है। तो थर्ड का ए, और थर्ड का ए कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर होगा। अब मैं इसी के अकॉर्डिंग मिल लेते हैं कि भाई देवी पाटल का मेला कहाँ लगता है, तो देखिएगा पहले का जो होगा वो क्या होगा, सेकंड होगा, बलरामपुर में। और कामपील का मेला कहाँ लगता है, आपके फर्रुखाबाद में लगता है। तो एक क्वेश्चन को करने से इसके कई सारे ऑप्शन जो होते हैं, मैं ये मानता हूं कि अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोग करते हैं तो आपको 50% है। अगर 4 में से आपको एक पता है तो 50% तो आपको वही दिखा देगा कि भाई ए वाला ठीक हो सकता है, इसमें ठीक हो नहीं सकता, यही वाला ही ठीक होगा, ठीक है। कह रहा उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है, तो उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की बुक्सा जो जनजाति है वो आपके कहाँ पर रहती है, ठीक है, बताइएगा। बुक्सा जनजाति की अगर बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ पर रहती है, ठीक है, बिजनौर में रहती है। कहाँ पर रहती है, आपके बिजनौर में। तो बुक्सा जनजाति आपके बिजनौर में रहती है, और बिजनौर से ही उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है गंगा रिवर। गंगा रिवर जो है वो आपके कहाँ से एंट्री करती है, बिजनौर से ही करती है। तो गंगा रिवर जो है वो आपके कहाँ से एंट्री करती है, बिजनौर से एंट्री करती है। यानी कि गंगा जो है वो गंगोत्री से निकलती हुई जब आती है, तो वो उत्तराखंड में जब आती है, तो उत्तराखंड के बराबर में आपके उत्तर प्रदेश का बिजनौर पड़ता है। तो प्रश्न भी पूछता है कि उत्तर प्रदेश में गंगा जो है वो किस जिले से एंट्री करती है, तो बिजनौर से एंट्री करती है। यानी कि बिजनौर किस नदी के किनारे हुआ, गंगा रिवर के किनारे हुआ। और गंगा का सबसे बड़ा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, बदायूं में। और बदायूं की बात करेंगे तो कचला में है, सबसे बड़ा मैदानी भाग है आपका कचला में। लंबाई तो आपको पता है 2525 किलोमीटर की है। आपके गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर में गंगा नदी की लंबाई है, ओके। उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई, तो उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई, ये देखिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा परिषद की स्थापना जो की गई थी वो कब की गई थी, तो राज्य शिक्षा परिषद, राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना जो की गई थी वो कब की गई थी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा परिषद आर्टिकल नंबर, भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 200 के तहत स्थापित किया गया। इसको बात को याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 200 के तहत स्थापित की गई थी राज्य शिक्षा परिषद। और राज्य शिक्षा परिषद की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी, तो राज्य शिक्षा परिषद की जो स्थापना की गई थी वो 1995 में की गई थी। कब की गई थी, 1995 में की गई थी,
ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 200 के तहत स्थापित किया गया था 1995 में। ओके, 1995 में स्थापित किया गया था। कह रहा है उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पर स्थित है? अंग निर्माण जो निगम है वो आपके कहाँ पर स्थित है? ठीक है, इसका मुख्यालय की बात कर रहे हैं तो मुख्यालय की अगर बात करेंगे, अंग निर्माण, कृत्रिम अंग निर्माण कहाँ पर है? तो आपके कानपुर में है। कानपुर किस नदी के किनारे है? अगर पूछा जाए वाराणसी किस नदी के किनारे है, तो गंगा नदी के किनारे है वाराणसी। प्रयागराज किस नदी के किनारे है? तो गंगा यमुना सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती नदी के किनारे है। कानपुर किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे है। 28 जिलों से आपके गंगा बहती है। आगरा किस नदी के किनारे है? आगरा अगर बात करेंगे तो यमुना, क्या कह सकते हैं, जमुना नदी के किनारे। तो कृत्रिम अंग निर्माण यानी कि आर्टिफिशियल जो अंग निर्माण जो संस्थान है वो कहाँ पर है आपके? तो वो आपके है आपके कहाँ पर? कानपुर में है। ठीक है, लखनऊ में भी इसका एक कार्यालय है। कहाँ पर है? लखनऊ में भी इसका एक कार्यालय है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, इसका कार्यालय लखनऊ में है, लेकिन मुख्यालय की बात अगर करेंगे तो मुख्यालय कहाँ पर है आपके? ठीक है, कानपुर में है। उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है वाराणसी, प्रयागराज, मुरादाबाद या कहते हैं बरेली। ठीक है, कौन सा है? तो देखिएगा, सुरमा की बात करेंगे और माचिस उद्योग की बात करेंगे, और झुमका गिरा रहे बरेली की बाजार में। झुमका कहाँ गिरा भाई मेरे? बरेली की बाजार में। अभी आलिया भट्ट गिरा के गई थी यहाँ पर झुमका। ठीक है, तो झुमका कहाँ पर गिरा? झुमका गिरा आपके बरेली की बाजार में। और झुमका और सुरमा के लिए प्रसिद्ध है। जो सुरमा, आपके नैन जो है ना एकदम मस्त हो जाते हैं सुरमा लगाकर, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बरेली। तो बरेली का सुरमा जो है ना बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, पीतल नगरी किसे कहते हैं? तो पीतल नगरी कहते हैं मुरादाबाद। पीतल नगरी कहते हैं मुरादाबाद को। और पीतल नगरी के बाद अगर बात करेंगे तो पीतल की मूर्तियां जो है ना वो मुरादाबाद में नहीं बनती। अभी पढ़ाया था, पीतल की मूर्तियां जो हैं वो कहाँ बनती हैं? ठीक है, बताइएगा कहाँ बनती हैं? तो पीतल की मूर्तियों की बात करेंगे तो आपके महोबा में बनती है पीतल की मूर्तियां। तो पीतल की जो मूर्तियां वो कहाँ बनती है? आपके महोबा में बनती है पीतल की मूर्तियां। लेकिन पीतल नगरी किसे है? तो पीतल नगरी तो हम मुरादाबाद को कहते हैं। ठीक है, पीतल नगरी किसे कहते हैं? तो पीतल नगरी कहते हैं मुरादाबाद को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं, और अगले प्रश्न आप लोग समझ ही रहे हो अच्छे से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है? तो भाई सब्जी सब्जी उत्पादन में भारत का दूसरा नंबर है, और विश्व में पहला नंबर किसका है? तो पहले नंबर की अगर बात करेंगे तो पहला नंबर आपके चाइना का है। तो सब्जी उत्पादन में पहला नंबर किसका है आपके? ठीक है, कह रहे हैं भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान अगर बोले, या कह सकते हैं भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर है? वाराणसी में है। लेकिन अगर वहीं पर बोले कि आपका वनस्पति संस्थान कहाँ पर है, वनस्पति संस्थान कहाँ पर है, तो हम कह सकते हैं वनस्पति संस्थान जो है वो कहाँ पर है? आपके लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में। और यहीं से अगर बोले कि दलहन संस्थान कहाँ पर है, दलहन संस्थान, तो हम कह सकते हैं दलहन संस्थान जो है वो आपके कानपुर में है। ठीक है, दलहन संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में है। वनस्पति संस्थान कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में तो लखनऊ में है। और वाराणसी में देखिएगा भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान आपके कहाँ पर है? वाराणसी में है। ठीक है, ये आपके वाराणसी में है। ये देखिएगा, ये लखनऊ महानगर के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? लखनऊ महानगर के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नवाब आसफउद्दौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया था। मैंने अभी आपको बताया था कि पहले हमारा अवध था। जो अवध की जो स्थापना की थी वो किसने करी थी? शहादत खां ने करी थी। तो शहादत खां की मृत्यु क्या हो गई? जहर पीने से हो गई। इसने जहर पी लिया था। जब इसने जहर पी लिया था तो उसके बाद अवध से क्या हो गया था? लखनऊ हो गया। तो लखनऊ को जो पूरी तरह से चलाया था वो किसने चलाया था? आसफउद्दौला ने चलाया था।
तो बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि आसफ उद दौला ने लखनऊ शहर की स्थापना में विशेष योगदान दिया था। लखनऊ शहर की स्थापना में विशेष योगदान दिया था। किसने दिया था? आसफ उद दौला ने विशेष योगदान दिया था लखनऊ की स्थापना में। तो अगर बात करें तो बिल्कुल ठीक है, एकदम राइट आंसर है। ब्रिटिश काल में सर हरकोट बटलर ने सुसंगठित विकसित विकास पर ध्यान दिया था। तो बिल्कुल ठीक बात है, ये भी ठीक है एकदम। यानी कि ब्रिटिश काल के दौरान जब बात करी गई थी तो हरकोट बटलर ने इसके सुसंगठित विकास पर ध्यान दिया था, एकदम राइट आंसर। महानगर की कुल भूमि के 23% भाग पर रहीसी क्षेत्र है। तो ये तो नहीं जरूरी है कि 23% भाग पर रहीसी क्षेत्र है, यानी कि ऑप्शन 1 और 2 ठीक हो सकते हैं। ठीक है, कितना? ऑप्शन 1 और 2 क्या है? एकदम राइट आंसर है। देखिए 23% भाग पर आपके रहीसी है, एक तो कोई पॉइंट नहीं बनता इस बात पे। ठीक है, आप देखिएगा लखनऊ में जब 1857 की जब क्रांति हुई थी, तो लखनऊ में 1857 की क्रांति जब हुई थी तो उस टाइम उसे हम अवध कहते थे। क्या कहते थे? अवध कहते थे। तो अवध में जो बेगम हजरत महल थी, इन्होंने बहुत योगदान दिया था। इनकी अवध की क्रांति 1857 क्रांति में अवध की जो नायिका थी उन्हें क्या कहते हैं? बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल का एक पुत्र भी था जिसे कहते हैं बाजिद अली शाह। बाजिद अली शाह जो कि अवध का अंतिम नवाब हुआ था करता था, अली शाह। तो बाजिद अली शाह जो था वो अवध का अंतिम नवाब था। और 1857 की क्रांति में जो प्रमुख योगदान देने वाली जो महिला थी उन्हें हम कहते हैं बेगम हजरत महल। इनका जो पुत्र था बाजिद अली शाह, वो अवध का अंतिम नवाब के रूप में शासन पर बैठा था, लेकिन ये क्या था? अल्पवयस्क था। क्या था भाई मेरे? अल्पवयस्क था। तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या करा? एक नीति स्टार्ट कर दी जिसे कहते हैं हड़प नीति या विलय की नीति। हड़प नीति कहें या विलय की नीति कहें, उसने शुरुआत कर दी। तो उसने कुशासन का आरोप इसलिए लगा दिया था क्योंकि बाजिद अली जो शाह था वो अल्पवयस्क था, तो उत्तराधिकारी के रूप में कोई बैठ नहीं पाया। तो उत्तराधिकारी के रूप में जब कोई बैठ नहीं पाया तो उसने क्या करा? यहाँ पर डलहौजी ने हड़प नीति की स्टार्टिंग कर दी। जब उसने हड़प नीति की स्टार्टिंग करी तो उसने सबसे पहला जो राज्य हड़पा था उसे कहते हैं सतारा। सतारा आपके महाराष्ट्र में है। 1848 में उसने सतारा को हड़प लिया था। कब हड़पा था सतारा को? 1848 में सतारा को हड़प लिया था। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। और उसके बाद कुशासन का आरोप लगा दिया। और कुशासन का आरोप लगाने के बाद 1856 में उसने अवध को भी हड़प लिया था। तो कुशासन का आरोप लगाने के कारण किसे हड़पा था? कुशासन का आरोप लगाते हुए उसने अवध को हड़प लिया था। और अगर इसी की हम बात करेंगे कि भाई कि उसने सबसे पहले किसको हड़पा था? सबसे पहले सतारा को हड़पा था। तो इस तरह से जो बाजिद अली शाह जो अंतिम नवाब था, किसका? तो अंतिम नवाब किसका था आपके? ठीक है, अवध का अंतिम नवाब बाजिद अली शाह था। वो अल्पवयस्क था और इसी कारण उसने हड़प लिया किसको? अवध को। तो अवध को हड़पा 1856 में। ये प्रश्न जरूर आते हैं पेपर में, किसने हड़पा? लॉर्ड डलहौजी ने अवध को हड़प लिया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो उत्तर प्रदेश में कितने जलवायु क्षेत्र हैं? जैसे भावर व तराई क्षेत्र होता है, बिंद क्षेत्र होता है, पूर्वी मैदान का क्षेत्र होता है। इस प्रकार कितने क्षेत्र हैं आपके? 9 क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु की। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जलवायु के कितने क्षेत्र हैं? कृषि जलवायु के कुल मिलाकर आपके 9 क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में बनाती है? तो दीपावली को शोक पर्व के रूप में बनाती है कौन सी जनजाति? सहरिया आपकी सबसे ज्यादा पाई जाती है आपके ललितपुर में। तो ललितपुर एक तो सहरिया जनजाति के लिए प्रसिद्ध है, दूसरा उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके? यूरेनियम के उत्पादन के लिए। यूरेनियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है ललितपुर जो यूरेनियम का उत्पादन करता है। यूरेनियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है आपका। ठीक है, यूरेनियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। एक जिला है यूरेनियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है आपका, जिसे हम बोलते हैं ललितपुर। तो ललितपुर भारत में यूरेनियम के उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। अगर भारत की बात करेंगे तो भारत में जादूगोडा की जो खाने हैं वो आपके यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यूरेनियम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अयस्क है जिसे हम कहते हैं ओर।
चलिए भाई कैटरीना कैफ की ओर चलते हैं, तेरी ओर। आपने गाना सुना होगा, और मतलब होता है एस्क, तो इसको एस्क होता है आपका पिच ब्लेड। पिच ब्लेड यूरेनियम का एक महत्वपूर्ण एस्क है जिसका फार्मूला है O3O8। तो देखिएगा यूरेनियम यानी कि ललितपुर की बात करेंगे तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है ललितपुर। ओके। उसके बाद सहरिया जनजाति जो है वो आपके सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, आपके ललितपुर में पाई जाती है। प्रश्न हमारा है कि दीपावली को शोक पर्व के रूप में कौन मनाता है। तो दीपावली को शोक पर्व के रूप में कौन मनाता है, तो देखिएगा थारू जनजाति। थारू जनजाति की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र जैसे फॉर एग्जाम्पल गोरखपुर व उत्तराखंड के क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी कि उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। तो कह सकते हैं उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड दोनों से संपर्क रखती है आपकी थारू जनजाति। और थारू जनजाति के जो लोग होते हैं वो दीपावली को शोक पर्व के रूप में बनाते हैं। किस पर्व के रूप में बनाते हैं, शोक पर्व के रूप में बनाते हैं दीपावली को। ठीक है, दीपावली को किस पर्व के रूप में बनाते हैं, तो शोक पर्व के रूप में आपकी दीपावली को बनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, शोक पर्व के रूप में दीपावली को बनाते हैं। ठीक है, अगर यही बात अगर पूछी जाए कि किस वंश से संबंध रखते हैं, तो ये अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज बताते हैं। तो आप बताइए कि महाराणा प्रताप जो है वो आपके किस वंश से संबंधित थे। तो महाराणा प्रताप का जो वंश था उसे कहते हैं सिसोदिया, सिसोदिया वंश। तो सिसोदिया वंश के अपने को पूर्वज बताते हैं, यानी कि सिसोदिया वंश से ये संबंधित होते हैं। और सिसोदिया वंश से इंडियन हिस्ट्री में जो व्यक्ति संबंधित था उसे कहते हैं महाराणा प्रताप। क्या कहते हैं उसे हम, तो उन्हें हम कहते हैं महाराणा प्रताप के नाम से जानते हैं। मेवाड़ी सरदार, अकबर कभी हारा नहीं, महाराणा प्रताप कभी जीते नहीं। अकबर महान था या महाराणा प्रताप महान थे, तो अकबर कभी हारा नहीं, महाराणा प्रताप कभी जीते नहीं है, महाराणा प्रताप कभी जीते नहीं और कभी हारा नहीं। तो देखिएगा अकबर की नीतियों को भारत सरकार चेंज नहीं कर सकती, इस दुनिया की हर नीतियों को चेंज करेगी लेकिन अकबर की नीतियों को चेंज नहीं करेगी। बताएंगे आपको हम बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट कि आपका जो सैलरी बेस है, जो आपकी अभी सैलरी आती है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनते हैं तो आपकी दशमलव पद्धति के आधार पर सैलरी आती है। समझ गए होंगे आप लोग कि दशमलव पद्धति अकबर ने ऐसी कौन सी व्यवस्था स्टार्ट की थी। कभी भी सैलरी जो आपकी आएगी ना वो हमेशा आपकी पॉइंट में आएगी। अगर आपकी 16,200 रुपए सैलरी है तो आपको 16,200 रुपए 78 पैसे आएगी। क्यों आएगी, ये मनसबदारी प्रथा है, आपके डेसिमल सिस्टम पर आधारित है। तो डेसिमल सिस्टम आधारित है, पढ़ेंगे हिस्ट्री में बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ अकबर को। और अकबर से सबसे ज्यादा हिस्ट्री के मुगल बादशाहों में क्वेश्चन अगर आता है तो वो अकबर है, क्योंकि अकबर क्या है, मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक है। मुगल वंश की नींव किसने रखी, बाबर ने रखी थी, लेकिन मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, अकबर। तो अकबर की नीतियों को भारत सरकार कहीं से कहीं तक चेंज नहीं कर सकती। सभी मुगल बादशाहों की नीतियों को चेंज कर दिया लेकिन अकबर की नीतियों को चेंज नहीं करेगी। जो डेसिमल सिस्टम है उसी से हमारी सैलरी आती है। समझेंगे डेसिमल सिस्टम, अजय लाइक करेंगे डेसिमल सिस्टम को हम। अल्लाह एक लोकप्रिय संगीत क्षेत्र है, तो अल्लाह जो है वो किस क्षेत्र का है आपके। ठीक है, तो अल्लाह जो प्रसिद्ध क्षेत्र है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, आपके बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कौन, आपका अल्लाह। ठीक है, अल्लाह और उदल की कहानियां आपने पढ़ी होंगी, तो एक किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आपके आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है, तो उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क कहां पर बन रहा है। तो उत्तर प्रदेश में अगर बात करेंगे नॉलेज पार्क कहां पर बनेगा, तो उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क जो है वो आपके ग्रेटर नोएडा में बनेगा। कहां पर बनेगा, आपके ग्रेटर नोएडा में। तो उत्तर प्रदेश में जो नॉलेज पार्क है वो आपके ग्रेटर नोएडा बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम नंबर 1। इनसे कोई रुकावट नहीं, कोई किसी को परेशानी नहीं, और आपके पेपर में ये बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाले प्रश्न हैं जो आपके पेपर में आएंगे। अभी हमने पढ़ा था नोएडा को। वाराणसी करेंगे तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक
उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक रोपवे शुरू करने वाला, रोपवे शुरू करने वाला पहला शहर, पहला शहर। तो भाई रोपवे शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश, देखिए भारत में भी रोपवे शुरू करने वाला, सार्वजनिक क्षेत्र में रोपवे शुरू करने वाला पहला शहर कौन सा बना? आपका वाराणसी बना है, जिसने सबसे पहले। मेरा प्रश्न आप लोगों से सबसे सरल है कि इलाहाबाद, प्रयागराज का नाम, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किस डेट से कर दिया गया? इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किस तारीख से कर दिया गया था? एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं और आपको बताना है, आपको ये प्रश्न कि इलाहाबाद से नाम प्रयागराज कब हो गया। कमेंट्स बॉक्स में सभी को बताना है प्रश्न। अब मैं आपको बताता हूं कि जो इलाहाबाद है, देखिएगा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। आज यहीं पर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आज कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं और यहां पर लिखते हैं इलाहाबाद, ठीक है। यहां पर लिखते हैं इलाहाबाद और पुरानी दिल्ली, और देखिएगा नई दिल्ली। तीन चीजें मैं आपको बताता हूं, पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली, ठीक है। इनके बारे में आपको मैं बताता हूं और ये देखिएगा कितना एक बेस्ट कॉन्सेप्ट है इसका। इलाहाबाद को भारत की एक दिन के लिए राजधानी बनाया गया, सभी लोगों को पता है। तो इलाहाबाद को भारत की एक दिन के लिए राजधानी बनाया गया, कब बनाया गया? तो 1 नवंबर 1958 को, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद को भारत की एक दिन के लिए राजधानी बनाया गया था। कब बनाया गया था? जब रानी विक्टोरिया भारत में विजिट करने आई थी, तब इलाहाबाद को एक दिन के लिए राजधानी बनाया गया था। और जब एक दिन के लिए राजधानी बनाने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के प्रथम वायसराय थे, भारत के प्रथम वायसराय थे। तो भारत के प्रथम वायसराय थे और यहीं पर बनाया गया था भारत का, ठीक है, यहीं पर बनाया गया था भारत का, भारत की एक दिन के लिए राजधानी बनाया गया था 1 नवंबर 1858 को। किसे? इलाहाबाद को भारत की एक दिन के लिए राजधानी बनाया गया। तो उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उस समय भी वायसराय कौन थे? तो उस समय वायसराय हमारे कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। अब देखिएगा पहले राजधानी जो थी वो क्या थी? भारत की कोलकाता थी। तो राजधानी कोलकाता, कोलकाता से कहाँ स्थानांतरित कर दी गई? दिल्ली। तो कोलकाता की जो स्थापना की है वो किसने करी है? जॉब चार्नक ने की है। तो कोलकाता की जो स्थापना की है वो जॉब चार्नक ने की थी। और कोलकाता से राजधानी दिल्ली तो गई थी, लेकिन उस समय उसे पुरानी दिल्ली बोलते थे। तो कोलकाता से जो राजधानी दिल्ली जो गई थी वो कब गई थी? 1911 में घोषणा करी गई थी, ट्रांसफर हो गई 1912 में। तो 1911 और 12 में कोलकाता से राजधानी कहाँ चली गई? पुरानी दिल्ली। कोलकाता से राजधानी पुरानी दिल्ली गई थी, ना कि नई दिल्ली। अब अगर प्रश्न पूछा जाता है कि भाई पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली राजधानी कब बनी? तो पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली राजधानी बनी 1931 में। और इस समय जब राजधानी बनी थी तो इस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड इरबन थे। कौन थे? लॉर्ड इरबन थे वायसराय। इस समय जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड इरबन थे यहाँ पर। और यहीं पर अगर बात करेंगे तो 1800 लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड हॉर्डिंग यहाँ पर वायसराय थे। जब कोलकाता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करके गई थी तो लॉर्ड हॉर्डिंग वायसराय थे, लेकिन जब पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली जब राजधानी गई थी तो लॉर्ड इरबन क्या थे? यहाँ पर वायसराय थे, ठीक है। यहाँ पर क्या थे? वायसराय थे। तो एक कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा ये आप याद रखिएगा कि भाई इलाहाबाद को एक दिन के लिए राजधानी बनाया गया 1 नवंबर 1858 को। उसके बाद में पुरानी दिल्ली आ गई, उसके बाद में नई दिल्ली आ गई, ठीक है। तो इतनी राजधानियां हमारी बन गई। अभी जो राजधानी है वो नई दिल्ली है। क्या है? नई दिल्ली। अगर दिल्ली की बात करेंगे, चलिए दिल्ली की बात अगर कर लेते हैं यहां से। दिल्ली की स्थापना जो की थी वो अंगनपाल ने की थी।
दिल्ली की स्थापना अगनपाल ने की थी और अगनपाल जो थे वो आपके तोमर वंश से संबंधित थे। किस वंश से संबंधित थे? तोमर वंश से संबंधित थे अगनपाल। और दिल्ली को जो डिजाइन किया है, तो दिल्ली को डिजाइन किया है एडवर्ड लुटियास ने। तो एडवर्ड लुटियास ने दिल्ली को डिजाइन किया था और इन्हीं ने राष्ट्रपति भवन को भी बनाया था। तो पूरी दिल्ली को डिजाइन करने वाला जो व्यक्ति था वो एडवर्ड लुटियास थे। लोटस टेम्पल भी किसने डिजाइन किया था? तो लोटस टेम्पल भी एडवर्ड लुटियास ने ही क्या करा था? डिजाइन किया था। ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज जो मैंने आपको एक आज के ज्ञान में शामिल कर दिया है, तो आज के ज्ञान में बात यहाँ पर हुई। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा आप इसको बताइएगा जरूर। ठीक है, अगले चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? तो देखिएगा, भारत में मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? तो कितना योगदान है आपका मेंथा तेल के उत्पादन में? तो देखिएगा, मेंथा तेल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो योगदान है 85% है। कितना योगदान है? तो आपका 85% इसका योगदान है इसमें, मेंथा तेल के उत्पादन में। ठीक है, तो आप अगर आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो बैच एकदम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। ये इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि ये भी तो ब्लैक ही है ना, आप देखेगा आपको। ठीक है, ओके, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है और आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप ज्ञान जीएस के साथ जुड़े हैं और आपको उम्मीद है कि आने वाले पेपर में आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, ये पुराने ज्योग्राफी के प्रश्न हैं। ठीक है, तो आज की क्लास देखते हैं कितने क्वेश्चन है हमारे। अभी पुराने प्रश्न है आपको। ठीक है, अभी तक आपको प्रॉब्लम हो रही थी कि सर आप जो रिटन की ये सब क्वेश्चन हम करा चुके हैं, सुपीरियर झील वगैरह वाले ये सब करा दिए हैं, आप देख सकते हैं ज्योग्राफी में। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो हमारी यहीं तक है। ठीक है, और आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है, सभी लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को ज्ञान जीएस को। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो डेली हमारी 4 बजे क्लास होती है, आप सभी लोगों को पता है। ठीक है, 4 PM पर क्लास होती है, ये सभी लोगों को आपको पता है। अब हम उत्तर प्रदेश को कंप्लीट कर देंगे 3 से 4 वीडियो में। ओके, अब देखिएगा, जुड़े रहिएगा आप लोग। अभी हम सीरीज स्टार्ट करते हैं चैप्टर वाइज में समाधान लेके आते हैं। आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि सर आप रिटन वाली PDF नहीं देते हैं, तो आप व्हाट्सएप पे हमें SMS करिएगा और आपको हम रिटन वाली PDF देंगे। ठीक है, रिटन वाली PDF के लिए आपको हम बिल्कुल देंगे और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी सेंड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दोबारा फिर से मिलेंगे। ओके, बाय।